नमस्कार दर्शक मित्रों, दिनेश वोरा साहब आज हमारे विशिष्ट मेहमान हैं। वोरा साहब हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। इनकी अर्थशास्त्र, वित्तीय बाबतें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सोच है, जो ज्ञान है, उसकी वजह से वोरा साहब को सुनने के लिए कई फोरम, कई लोग लालायित रहते हैं। आज हमारे साथ वोरा साहब जुड़े हैं, तब ज्यादा कोई परिचय की झंझट में नहीं पड़ते हुए सीधा हम उनके पास चलेंगे। स्वागत है दिनेश जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए धन्यवाद। दिनेश जी, अभी जो अभी ताजा समाचार है, वन फ्रेश, वो है शी जिनपिंग के साथ हमारे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अभी हुई मुलाकात, जो अभी संपन्न हुई है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? लगता है कि जितनी गर्मजोशी से 2017 में जब ट्रंप गए थे और चाइना ने उनका स्वागत किया था वगैरह वगैरह, वो इस समय देखने नहीं मिला। क्या फर्क लगता है आपको और क्या मायना निकालते हैं आप इसका? जी बहुत बहुत नमस्कार, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और दर्शकों का कि मुझे मौका मिला यहाँ पर बात करने का। बातचीत तो खत्म हो गई, लेकिन इस बातचीत को किस चश्मे से देखा जाए, किस संदर्भ में देखा जाए, ये ज्यादा जरूरी है। एक मूलभूत बदलाव आया है जो पिछले कई दशकों के बाद आया। एक्चुअली देखा जाए तो एक वक्त था कि जब दुनिया में दो सुपर पावर हुआ करती थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ हुआ करते थे। हालांकि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में अमेरिका काफी ऊपर था, लेकिन मिलिटरली रशिया उसको हमेशा मैच करता था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और फिर उसमें से बहुत सारे देश बट गए। रशिया एक किस्म से कमजोर भी हुआ, इकोनॉमिकली भी कमजोर हुआ, मिलिटरली भी कमजोर हुआ, टेक्नोलॉजिकली भी कमजोर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो डेवलपिंग नेशन है। डेवलप्ड नेशन था पहले भी, बाद में भी डेवलप्ड नेशन था। लेकिन हाँ, ये दुनिया यूनिपोलर हो गई एक किस्म से। 1990 के जब विघटन के बाद अमेरिका एक किस्म से एक सुपर पावर के तौर पर, अकेली सुपर पावर के तौर पर दुनिया में देखा गया। हमने पिछले अप्रोक्सीमेटली 35-36 सालों में इस दृश्य को उभरते देखा। लेकिन इन्हीं 30-35 सालों के अंदर हमने एक नए सूरज को भी उगते हुए देखा, जो मिलिटरली भी, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, इनोवेशन वाइज भी, जो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता अमेरिका की बराबरी कर रहा था। अमेरिका को इस बात का थोड़ा सा गुमान था कि मेरे बराबर कोई आ नहीं सकता, मैं $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हूं। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि दुनिया में बदलाव तो आता है, और इस बात को महसूस किया गया कि वो इंडस्ट्रियल फेज जो अमेरिका में कभी हुआ करता था, जिसके आधार पर अमेरिका दुनिया पे राज करता था, वो उसने सैक्रिफाइस करना शुरू किया और उसकी जगह एक नई दुनिया थी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, आईटी की दुनिया थी, वो आनी शुरू हुई। चाइना को वहां एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उस मैन्युफैक्चरिंग के वैकेंट फील्ड को बड़े आराम से ऑक्युपाई कर लिया। चाइना शायद उस समय सोच रहा था कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर अगर मैं चलूंगा तो मैं उस लेवल पे आ जाऊंगा जहां आज अमेरिका खड़ा है, और उनका प्लानिंग सही भी था। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है हर 10 साल के अंदर अपना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव तय करती है सर, वहां पर कि अगले 10 साल में हमें क्या करना है, किसके ऊपर एम्फेसिस हमारा होना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस होना चाहिए, हमें क्या करना है। धीरे धीरे वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था, जो कंज्यूमर सेक्टर था, उसको चाइना ने ऑक्युपाई करना शुरू किया, और वहां पे एक एस्टाउंडिंग लेवल ऑफ इनोवेशन हमने देखा। हर छोटी चीज का इनोवेशन देखा। अगर कोई व्यक्ति चाइना में जाता है और पूछता है कि मुझे ये चीज बनवानी है, तो चाइना उसको वापस नहीं भेजता था। वो उनको बोलता था कि आप मुझे बताओ कि क्या पिक्चर है आपके दिमाग में, आप क्या चाहते हो, और फिर तुरंत बताते थे ये 10 मैन्युफैक्चरर जो इसको बना सकते हैं। और जब वो उनसे इमीडिएटली कांटेक्ट हो जाता था तो कुछ ही दिनों के इनोवेशन में उसको बना के तैयार कर देते थे।
ये बात दुनिया में कहीं और नहीं, ये बात सिर्फ चाइना में देखी गई। हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करे कि मुझे इंडस्ट्री के बारे में संपर्क करना है, ये चीज चाहिए, आइटम चाहिए, तो उसका पहला काम होगा कि इसको टाल दो, इसका काम मत करो। तो नेचुरली ऐसी जगह पे आप प्रोग्रेस नहीं देख सकते, इनोवेशन नहीं देख सकते। उसके अंदर अंदर से एक जील होनी चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो चाइना में थी वहां पर, और चाइना ने इन 20-30 सालों के अंदर दुनिया को बदल के रख दिया। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बना। एक किस्म से कहा जाए, चाइना का अगर सबसे बड़ा योगदान है इस दुनिया के अंदर पिछले 20-30 सालों में, तो वो ये है कि चाइना की वजह से इस दुनिया में महंगाई कम हो गई। चाइना ने चीजों को अफोर्डेबल लेवल पे आके खड़ा कर दिया। यानी कि वो शर्ट जो पहले 2,000 रुपए की थी, चाइना कहता है मैं 500 रुपए की दे सकता हूं। वो जूता जो 50,000 रुपए का था, वो कहता है मैं तुम्हें 5,000 में दे सकता हूं। कोई एक आइटम जो 15,000 की थी, वो कहता है मैं तुम्हें 3,000 में दे सकता हूं। आप एक सीलिंग फैन 3,000 में बनाते हैं, मैं आपको 800 रुपए में दे सकता हूं। आप एक मिक्सर ग्राइंडर 2,000 का बनाते हो, मैं आपको 350 रुपए में बना के दे दूंगा। एफिशिएंसी भी थी, इनोवेशन भी था, क्वालिटी भी था। चाइना के साथ एक नाम जुड़ा कि चीप गुड्स है, लेकिन ऐसा इंप्रेशन इंडिया में हुआ, बाहर कभी नहीं हुआ। चाइना ने दरअसल क्या है ना कि 3 स्टेजेस के अंदर गुड्स को पैदा किया। एक था लोअर लेवल के गुड्स, जो कि इंडिया टाइप के कंट्रीज को काफी पसंद आते थे। एक था मीडियम लेवल के गुड्स, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। एक थे टॉप लेवल के गुड्स, यानी कि जितने भी यूरोप और अमेरिका के टॉप ब्रांड्स हैं, फैशन ब्रांड्स हैं, वो अपने सामान चाइना से बनवा रहे थे। चाहे उसमें प्रेडा था, या उसमें गुची थे, या बाकी थे। वहां पे जो चीज 1 लाख की थी, वो वहां से 10,000 में बनवा के ले जाते थे। तो चाइना प्रोड्यूस समथिंग विच वाज अनथिंकेबल इन दिस वर्ल्ड, which was top quality, middle quality, and lower quality. Since we opted for lower quality, so we tend to brand China as a lower quality country, you can say, production of lower quality. That was not true actually. उसे आपको चाइना में जाके देखना चाहिए था कि उन्होंने किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, और किस टाइप के ब्रिजेस हैं, कैसे हॉल्स हैं, कैसे मकान हैं, कैसी सड़कें हैं, कैसे हाईवे हैं, कैसी फैक्ट्रीज हैं, कैसे पूरे के पूरे शहर बदल दिए, उनकी शक्ल सूरत बदल दी शहरों की। और जब अमेरिका की टीम अभी वहां पर पहुंची, तो जिस हॉल के अंदर इनकी मीटिंग थी, जहां शी जिनपिंग और ट्रंप बैठने थे और बाकी लोग थे, उस हॉल की वैभवशाली चीजों को देख के पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो अचंभित थे। वो बार बार इशारा कर रहे थे छत की ओर, देखो कि कितना बड़ा वैभव है, कितना बड़ा ऑपुलेंस है यहाँ पर। अगर एक अमेरिकन जो व्हाइट हाउस से निकल कर आता है और उसको चाइना का ये वैभवशाली जो व्यक्तित्व नया निकल के आ रहा है, उसको देख के हैरानी हो रही है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो पुरानी दुनिया है, ये नई दुनिया है। मैं हमेशा से कहता हूं कि यूरोप और अमेरिका बूढ़े होते हुए देश हैं, और साउथ ईस्ट एशिया नया जवान युवा टीनेजर देश है, जो दुनिया को नई राह दिखा रहा है। लेकिन इन 20-30 सालों में जो परिवर्तन हुआ, पहला परिवर्तन यह था कि पहली बार एक शब्द निकलता है G2, ग्रुप ऑफ 2, यानी कि दुनिया में अब मैं अकेली सुपर पावर नहीं हूं, चाइना भी एक सुपर पावर है। और वो सुपर पावर टेक्नोलॉजी में भी है, वो इकोनॉमी में भी है, वो आर्मी में भी है, हर चीज में है, स्पेस में भी है। लेकिन उस सुपर पावर का जो कॉन्फिडेंस निकलता है, जो मेन पॉइंट आता है जब आप आमने सामने बैठते हैं, जो 2017 में नहीं था, जो 2026 में देखने को मिला, वो ये था कि चीन का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिनपिंग के सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक सीजन पॉलिटिशियंस के तरह आते हैं और अपनी बात को दबंगई की तरह रखते हैं, बिना डरे, बिना सहमे। जब वो उसके सामने बैठकर कहते हैं कि ताइवान को टच मत करना, ये मेरा है। यस ये बात कहने की हिम्मत आज तक किसी चाइनीज प्रेसिडेंट में नहीं हुई कि अमेरिका से कह सके। कोई चाइना का प्रेसिडेंट आज तक ये नहीं कह पाया कि तुम मेरे ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवाल नहीं करोगे, तुम मेरे पाथ और मेरे सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं करोगे, तुम मेरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं करोगे, मेरी डेवलपमेंट की राह क्या है, मैं कैसे उसको एक्वायर करता हूं, आगे बढ़ता हूं, तुम उस पर सवाल नहीं करोगे। ये रेड लाइंस है, तुम इसके ऊपर बात नहीं करोगे।
ये जो एम्फेटिक कॉन्फिडेंस था, ये पहले नहीं था, ये अब है। ये उस सुपर पावर के अराइवल को दर्शाता है कि मैं आ गया हूं, आई एम हियर, मुझे पहचानो, मैं यहां खड़ा हूं। तब यहां पर जब सामने जिनपिंग दूसरी बार उसको टॉन्ट करता है कि यूएसए इज ए डिक्लाइनिंग पावर, चुभता तो बहुत है, लेकिन ट्रंप बोले कि हां हम डिक्लाइनिंग थे लेकिन अब नहीं है। भारत में कुछ लोगों ने कहा कि वो तो 17 सीईओज लेकर वहां पे गए थे और उनकी कंबाइंड वेल्थ जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 17-18 ट्रिलियन डॉलर की थी, जबकि चाइना कुल मिला के 20 ट्रिलियन डॉलर है। मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे चाइना का कि उसके तो सिर्फ 17 आदमी ही तुम्हारे बराबर हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए भारतीय एनालिस्ट ये कहने की कि अमेरिका की सारी दौलत सिर्फ 17 आदमियों के हाथ में है और बाकी लोग कहां पर है फिर? उनके पास क्या है? उनके जी पास रोटी खाने के भी लाले पड़े हैं। उन्हें उस ब्लैक पिक्चर का नहीं पता जो न्यूयॉर्क में हो या लॉस वेगास में हो, सैन फ्रांसिस्को में हो या फिर कैलिफोर्निया के बाकी शहरों में हो, शिकागो में है या फिर डैलस में हो या फिर इनके अपने फ्लोरिडा के अंदर हो या टेक्सास में हो, जहां लोग भूखे सोते हैं रात को, जिन्हें खाने को रोटी नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि वहां भी इस किस्म की सब्सिडीज हैं कि आपको खाने को रोटी मिल जाए। सही है। आप भूल गए कि आज आप कहते थे कि हम दुनिया को तेल तो देंगे, लेकिन पता लगता है कि आप कैलिफोर्निया को तेल नहीं दे सकते। कैलिफोर्निया के पास तेल नहीं है, कैलिफोर्निया तक तेल पहुंचाने का साधन नहीं है, क्योंकि कैलिफोर्निया में जो रिफाइनरी है वो सिर्फ गल्फ के तेल पे चलती है, वो उनके शेल ऑयल पे नहीं चलती है। वो बेचारे 5 से 6 डॉलर में तेल खरीदते हैं और बाकी अमेरिका $4.5 में तेल खरीदता है। तो आपके दो हिस्सों के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन G2 इमर्ज हुआ, यानी कि दुनिया की दूसरी सुपर पावर इमर्ज होकर यहां से निकलती है और पहला एक्नॉलेजमेंट इस मीटिंग के बाद निकलता है, जहां पर ट्रम्प भी कहते हैं कि हाँ G2 है, यानी कि अब मैं अकेला सुपर पावर नहीं हूं। मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि दुनिया का एक दूसरा सूरज भी है जो इस कोने में है, और एक किस्म से एक इनफॉर्मल टाइप का एग्रीमेंट है कि वो दुनिया तेरी है, ये दुनिया मेरी है, मेरी दुनिया में तू मत आना, तेरी दुनिया में मैं नहीं आऊंगा। और साथ में ये भी इंडिकेशन था कि ईरान से मेरा जहाज आता है, वो जहाज इसलिए आता है कि मुझे अपना डेवलपमेंट करना है और मेरे डेवलपमेंट के रास्ते में तू बाधा मत डालना। उसमें ये मेरी रेड लाइन है, मैं तेल किससे खरीदूंगा, मैं बाकी सामान किससे लूंगा, उसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं करो। वहां से भी निकलता है जहां एक आदमी को भरोसा हो जाता है कि अब मुझे डॉलर पे डिपेंड नहीं करना है, अब मैं युआन पे डिपेंड कर सकता हूं। तो पहला इमरजेंस इस मीटिंग के अंदर यह निकलता है कि G2 को स्वीकृति मिलती है दुनिया की कि दुनिया के 2 पावर सेंटर हैं। ये दूसरा पावर सेंटर चाइना है जो अपनी बात को एक नए कॉन्फिडेंस से ट्रंप के सामने रख सकता है, उसके सामने बैठकर, और उसको स्टंड होके रूबियो भी सुन रहा था, पीट हेग्सेथ भी सुन रहा था, और उसको इलॉन मस्क, टिम कुक और जेंसन हुआंग भी सुन रहे थे। ये बड़ी सफलता है। इस कॉन्फिडेंस का जो अराइवल है ना, ये उसकी स्वीकृति है कि हाँ मैं आ गया हूं, आई हैव अराइव्ड। अब आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर कि आखिरकार इस चीज से निकलता क्या, की डिस्कशंस क्या थे, अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी, क्या ट्रेड और इकोनॉमिक्स के ऊपर जो बातें हुई वो वास्तव में जो कहा गया था वो होने जा रहा है क्या? एक बात पहले ही जिनपिंग ने कह दी थी यहां पर कि हमारे मतभेद तो बहुत हैं, लेकिन हम साझा हितों की बात करेंगे, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करेंगे। मतभेदों को भुला दीजिए, साझा हित की बात कीजिए और यह सोचिए कि अगर हम दोनों राइवल नहीं है, पार्टनर हैं, तो इस दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। इस दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है, तरक्की का होना जरूरी है, और यह तभी हो सकता है कि जब आप और मैं कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। इस बात को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा गया जिनपिंग के द्वारा। उनका कहना था कि किसी एक की जीत दूसरे की हार ना समझी जाए, उस जीत को दूसरे के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर लिया जाए। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण थी और मैं समझता हूं कि जिनपिंग ने यहां पर पृष्ठभूमि तो रखी, लेकिन सेलिब्रेशन, पेजेंट्री ये काफी ज्यादा थी। ऐसा लगा कि टॉक्स में सब्सटेंस कम था और एक किस्म से रेटोरिक्स ज्यादा थे। ये बात तो सबने समझी।
कि बड़ी जी बड़ी बातें की गई, अंडरस्टैंडिंग की बातें की गई, लेकिन उसमें से सारांश क्या निकलता है? सारांश के लिए वहां पर कुछ नहीं था। हाँ, कुछ चीजें निकली कि जहां पर अपनी बातों को चाइना ने बड़े विश्वास के साथ कहा और कहा कि ये मैं इन पर मैं मंजूरी देता हूं और इस पर मैं मंजूरी नहीं देता हूं। खासतौर से ताइवान के मुद्दे के ऊपर जब कहा कि टच मी नॉट, तो वहां पर ट्रंप बहुत परेशान नजर आए, क्योंकि इसको लेकर एक पॉलिसी है अमेरिका की जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मैं दर्शकों को बता दूं कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्या होती है कि रणनीतिक धुंध होती है, यानी कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं लेफ्ट में हूं या राइट में हूं, कि मेरा डिसीजन हाँ में है या ना में है। ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी थी उसको लेकर वहां पर जो स्थिति थी ट्रंप की वो छाई रही, उस पर कोई बदलाव नहीं आया। मुझे याद आता है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जब इस दुनिया में नहीं है, शिंजो आबे, बहुत समझदार व्यक्ति थे और जो भी बात करते थे बड़ी विजडम वाली बात करते थे। पीछे उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें गोली मार दी थी किसी ने। शिंजो आबे एक चीज से हमेशा परेशान रहते थे कि ताइवान को लेके उनका कहना था कि आपकी जो एम्बिग्विटी है ना, आप कृपया करके क्लियर कीजिए। अमेरिका से परेशान थे हमेशा। अमेरिका हमेशा एम्बिगुअस पोजीशन लेके चलता था और उससे वो कहते थे कि आज अगर आप ताइवान को नहीं बचा पाते हैं तो कल को खतरा फिलीपाइंस के लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, साउथ कोरिया के लिए भी होगा। आप समझ नहीं पा रहे कि चाइना के अल्टीमेटली इरादे क्या हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो हम सबके लिए आप परेशानी पैदा कर रहे हो। तो अमेरिका की नॉन क्लैरिटी जो थी वो भी यहाँ पर पिक्चर में आती है और यहाँ भी ताइवान के ऊपर जो एम्बिग्विटी आती है, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, उसने दरअसल इस कंफ्यूजन को जापान के अंदर या कोरिया के अंदर और ज्यादा बढ़ा दिया। जहां तक बाकी विषयों की बात थी, जैसे कि ग्लोबल सिक्योरिटी की बात थी, जहां पर एक जनरल गुडी गुडी स्टेटमेंट दिया गया, हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने चाहिए, ईरान को परमिशन नहीं देनी है। लेकिन ये बोल के क्या फायदा? जमीन पे क्या है? क्या जमीन में क्या आप कोई चीज उतार पाए वहां पर? और एक बात और मुझे समझ में नहीं आई, ये इतनी लंबी चौड़ी सीईओ की टीम लेके गए वहां पर, जिसमें पूरा का पूरा अमेरिकन क्या कहते हैं कि अमला पूरा था उसके अंदर, जो कि उनका कॉर्पोरेट का होता है। द मेगा 17 वर देयर, व्हाट दे आर डूइंग देयर, व्हाई दे आर कैरिड देयर? अगर आपका एक भी एग्रीमेंट नहीं है, एक भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टार लिंक चाहता था कि वहां पे मुझे कुछ एंट्री मिले, उनकी एंट्री नहीं, क्योंकि चाइना अपने 1 लाख सैटेलाइट छोड़ रहा है जो कि स्टार लिंक जैसे हो जाएंगे। और जेंसन हुआंग परेशान रहते हैं हमेशा। जेंसन हुआंग इसलिए परेशान रहते हैं कि वो एनवीडिया के चेयरमैन भी हैं, मूलतः चाइनीज है, वो चाइनीज या ताइवानीज एक ही बात है, उसमें कोई जरा मैं फर्क समझता नहीं हूँ। वो हमेशा बेचारे बीच में झूलते रहते हैं। वो चाहते हैं कि चाइना के साथ रिश्ते मेरे अच्छे रहें, लेकिन वो H-200 के जो चिप्स हैं वो अमेरिका देने से इनकार करता है, वो देने से इनकार करता है, ये रेयर अर्थ देने से इनकार कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेके परेशानियां हैं। तो मैं ये भी जी मान के चलता हूँ कि वो सारे के सारे जो हमारे सीईओज गए थे वहां पर या एमडी गए थे, उनका टाइम भी वेस्ट हुआ एक्चुअली, और उनको कंक्रीट कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं, चाइना में एंट्री नहीं कर पाते हैं या चाइना को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप क्या करने गए थे वहां पे? इसका मतलब ये था कि व्हाइट हाउस की प्रिपरेशन वीक थी। इसका मतलब व्हाइट हाउस को ये नहीं पता था कि ड्राइंग बोर्ड पे हमारे सामने क्या होने जा रहा है। मैंने इतना कमजोर व्हाइट हाउस का प्रिपरेशन कभी पहले नहीं देखा जितना मैंने इस बार देखा। पहले बाइडेन साहब भी जाते थे, उससे पहले ओबामा साहब भी जाते थे, लेकिन एक इम्पेकेबल टाइप का प्रिपरेशन रहता था ऑफिशियल्स का। लेकिन इन्होंने ऑफिशियल्स कुछ ऐसे बिठाए हुए जो चमचे से ज्यादा हैं यहाँ पर, और जिनकी डिप्लोमेसी के अंदर जो नॉलेज होती है उसमें कमी है। तो अगर आप ऐसे लोगों को साथ में लेके जाएंगे, उनको ड्राइंग बोर्ड पे बिठा देंगे, तो आप समझिए कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकली इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी वहां पे। अगर आप टॉक के लिए, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आप जैरेड कुशनर को भेज रहे हो, अपने दामाद को भेज रहे हो, जिस आदमी को कूटनीति का एबीसी नहीं पता है बेसिकली, और उसको कहते हैं कि आप जाइए हाई लेवल की बातचीत कीजिए, तो मुझे कई बार समझ नहीं आता कि उसके ऊपर हंसू या रो, मैं क्या करूं उसके ऊपर? क्या ऐसे कूटनीति कहोगे क्या? आप दामाद को बोलोगे जा यार बातचीत कर ले तू जाके? दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली बुलशिट। आई टॉक इन स्ट्रेट ब्लंट टर्म्स कि ये आपकी डिप्लोमेसी नहीं है। और जिस
बुलीनेस के साथ आप बात करना चाहते थे हर चीज को, कि मैं धमकी दे दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, नक्शे से मिटा दूंगा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। वो मोहल्ले के दादा लोग ऐसे किया करते हैं। लेकिन अब वो कोई भाषा, राजनीतिक भाषा नहीं है। लेकिन चाइना जाते ही आपकी सारी भाषा वो हो गई। व्हाइट हाउस में इतनी हिम्मत नहीं कि वो जिनपिंग का नाम ले सके। क्रिटिसाइज करने की तो बात छोड़ दो, कंडेम करने की तो बात ही छोड़ दो। मैंने किसी भी व्यक्ति को व्हाइट हाउस के अंदर जिनपिंग को कंडेम करते नहीं देखा, जिनपिंग की आलोचना करते नहीं देखा मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर। ऐसा लगता है कि चाइना को लेके एक कुछ प्रतिबंध हैं वहां पर, या फिर उनके होठ सिल जाते हैं बात करने के लिए। तो हमारे सामने वो फॉर्मल जो एग्रीमेंट्स आने चाहिए थे या कोई एक जॉइंट डिक्लेरेशन आनी चाहिए थी, वो सारी की सारी चीजें मिसिंग थी। जॉइंट कम्युनिकेशन भी नहीं था वहां पर जिसको मैं एलोबरेट कर सकूं। अब एक शब्द यूज किया गया कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। अब ये इसका मतलब क्या होता है साहब? कि आप एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हो, यानी कि आप बाइलेटरल कंपटीशन को रिड्यूस करना चाहते हो, डाइल्यूट करना चाहते हो। तो फिर ये हैवी मैनेजमेंट के जार्गन वर्ड्स हैं सारे के सारे, ये जितनी मेरे को समझ आती है। सो इट वाज लॉन्ग। दिनेश जी, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब तो ये हो रहा है कि कुल मिला के अगर ट्रम्प साहब का विजिट को देखे तो टाइम टाइम फिक्स हो गया। इट वाज लॉन्ग ऑन वर्ड्स एंड शॉर्ट ऑन डिलीवरेबल्स। चूचू का तो मुरब्बा। ये बात जी आपने बहुत सही कहा, और मैं मानता हूँ शायद मैं भी जो विश्व के माध्यमों में देखता हूँ, रॉयटर्स से लेकर निकी एशिया तक, यही मत व्यक्त किया गया है और मैं आपसे सहमत हूँ। अब ये मुद्दे के चलते हुए, क्योंकि हम तो क्या, भारत की अब ये स्थिति है कि अगर अमेरिका कहे कि पूरब में देखो, हम पूरब में देखेंगे। अगर अमेरिका कहे रशिया से तेल लो, हम रशिया से तेल लेंगे। अगर अमेरिका कहे कि तुम ईरान से ये मत करो, चाबार से निकल जाओ, हम चाबार से निकल जाएंगे। तो ये सब चीजों के चलते हुए, और अभी हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप की अपने घर में भी जो स्थिति है, इनका अप्रूवल रेटिंग जब उन्होंने प्रेसिडेंट बने तब करीब 42% था, आज 32% के करीब, और उससे भी शायद नीचे चला गया है। और नेतन्याहू की स्थिति भी वही है जो 28 अक्टूबर के पहले जो इलेक्शन आएंगे इस साल, शायद वो 2 लिकुड पार्टी उनकी हार जाएगी। इसमें कहीं ऐसा लगता है आपको कि भारत त्रिशंकु की अवस्था में फंसा हुआ है जहां तक विदेश नीति का सवाल? इसका उत्तर मिलता है I2U2 से। I2U2 जो ग्रुप है, ये यहां से उत्तर मिल जाता है इसका। I2 का मतलब होता है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब होता है UAE और USA। ये जो एक्सिस है ना, जिसको नया क्वाड बोला जा रहा है एक्चुअली, ये दरअसल सारे फसाद की जड़ है। भारत का जो फैसला है विदेश नीति के बारे में, जहां इन्होंने ईरान को डंप कर दिया, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक हिमालयन ब्लंडर है। हमने अपनी तटस्थ नीति को छोड़ा और हमने कुछ ऐसा अपना लिया जिसकी अपेक्षा हमारे तटस्थ रजीम से नहीं की जा सकती थी। यहां पर एक ओपन एग्रेशन है भारत की विदेश नीति में। मैं ये समझता हूं कि कूटनीति में एग्रेशन नहीं होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, समझदारी भरे शब्द होने चाहिए। जंग शुरू होती है, जंग से 2 दिन पहले आप इजराइल जाते हो, चलिए जाइए, अब उसका ब्लंडर जो होना था हो चुका है। जंग 2.0 सामने खड़ी है और आप यूएई जा रहे हैं। आपको पता है कि यूएई जो है इस समय ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, अमेरिका और इजराइल को छोड़ के। आप क्या संदेश दे रहे हो? और वहां जाके आप कहते हो कि किसी भी किस्म की हालात में मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये एक एग्रेसिव स्टैंड है जो ईरान से कह रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं इसके साथ हूं। आप डिप्लोमेसी में ये एफर्ट नहीं कर सकते। ये बेवकूफी है, ये ब्लंडर है।
आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दुनिया इस एक्सिस को देख रही है, इंडिया, इजराइल, यूएई और खासतौर से अमेरिका की एक्सिस को। आप दरअसल इजराइल और अमेरिका की छतरी के नीचे आके आप सोचते हो कि आप सुरक्षित हो, लेकिन आपकी इंसल्ट भी तो यही लोग कर रहे हैं, सारे के सारे अमेरिकन। सुबह से लेकर शाम तक आपको ह्यूमिलेट करते हैं और आप कुछ नहीं कहते। ब्रिक्स की मीटिंग होती, वहां भी यही डिलेमा आता है, ये दोनों लड़ते हैं और हम देखते रह जाते हैं। हम उनको आपस में सेटल ही करवा सकते हैं और फिर बीच में रशिया के लावरोव आते हैं, वो सेटल करवाते हैं। होस्ट कौन था? होस्ट हम थे। जयशंकर अरागची से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और चेहरे पे एक सीरियसनेस है, और जयशंकर उसके बाद यूएई के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो संदेश तो साफ था ना। अल्टीमेटली सबको पता लग गया कि आप क्या संदेश दे रहे हो, आप किसके साथ खड़े हो। आपको बार बार ये कहने की जरूरत क्या है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ईरान पे अटैक होता है तो आप कुछ नहीं कहते, ना तो आप अमेरिका को और ना इजराइल को कंडेम करते हैं। कंडेम तो छोड़िए, आप क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं। लेकिन जब ईरान अटैक करता है तो आप इमीडिएटली ईरान को कंडेम कर देते हो। रिपीटेडली इंडिया हैज कंडेम द ईरान ऑन वेरियस इश्यूज, रिपीटेडली। यहां पे चाइना फैक्टर भी आता है साहब, ब्रिक्स का बड़ा मेंबर है। चाइना ने ओपनली कंडेमनेशन भी किया और हमने यूएनओ के अंदर भी अपनी नाक कटाई। हम शायद एक ऐसे तूफान में फंस चुके हैं ना जहां से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने आईएनएसटीसी का रूट तो पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया, जो चाबहार के थ्रू था। हमने चाबहार भी सरेंडर कर दिया। चाबहार तो चाइना के पास चला जाएगा, कोई ना कोई कंपनी लेके चली जाएगी उसको। समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा क्यों किया। जो पिक्चर मेरे पास है इस टाइम वो ये है कि ईरान से इस समय दो किस्म की नीतियां भारत के लिए निकल रही हैं। एक नीति जो मसूद पेजेश्किन और अब्बास अरागची की है, जो कि अभी भी ठीक ठाक है, और एक नीति निकल रही है आईआरजीसी की। आईआरजीसी इज वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स इंडिया, भारतीयों के प्रति नहीं, भारत सरकार के प्रति। वो कहते हैं कि तुम भी हमारे एक किस्म से दुश्मन हो, इसलिए भारत के जहाज डुबोए जा रहे हैं बार बार और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। अभी एक हाजी अली जहाज भी डुबो दिया, एक पहले भी डूबा था। हाँ हाँ, कल ही हुआ याद सर। आईआरजीसी कर रहा है ये। आईआरजीसी को पता लग गया कि मुसीबत के अंदर मेरा दोस्त चाइना है, मेरा दोस्त इंडिया नहीं है। मैं इंडिया से उम्मीद नहीं कर सकता कि किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो मुझे सपोर्ट करेगा। हमें जरूरत क्या थी ये ब्लंडर करने की? अगर हम कहते हैं हम तटस्थ हैं, समझ में नहीं आता सर, उस ये समझ में नहीं आता। ये सर मैं इसको आपके सामने इस तरह रखता हूं कि एक और पाकिस्तान देखिए, हम हमेशा पाकिस्तान की वक्त बेवक्त निंदा करते रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने संबंध सुदृढ़ बना रखे हैं। वो अपने 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी अपने संबंध सुदृढ़ बना रखे हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के बदले भी नेगोशिएट कर रहा है। तो ये जो इनकी विदेश नीति है उसके सामने हम या तो एक हारी हुई बाजी खेल रहे हैं, जहां हम इजराइल के साथ खड़े हैं, जहां हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो ये आप अपनी विदेश नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान विज़ावी इंडिया जो हमें देखने को मिल रहा है आजकल, आपकी आखिरी प्रश्न है, आपको समय की भी पाबंदी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना सिचुएशन बहुत बदल गई एक्चुअली। हम लोग व्हाइट हाउस को भी नहीं समझ पाए कि व्हाइट हाउस क्या चाहता था। पाकिस्तान प्रेम वापस आ गया व्हाइट हाउस के अंदर और गाजे बाजे के साथ आ गया। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा साइलेंटली आया। जो पहले एक थोड़ा नैरेटिव पाकिस्तान का कम चलता था, लेकिन पाकिस्तान का नैरेटिव चला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चला, जमकर चला। हमें किसी ने नहीं पूछा, सब कुछ उन्हीं को पूछा गया। पाकिस्तान बिकेम द डार्लिंग ऑफ वेस्ट अगेन एंड ऑल्सो ऑफ अमेरिका, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने पहली बार अपनी कूटनीतिक कमजोरी दिखाई। इतने बड़े देश ने, 140 करोड़ के देश ने, जिसके पास मार्केट थी, सब कुछ था, हमने पहली बार अपमान सहना सीख लिया। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। हम तटस्थ थे, हम नॉन अलाइंड थे। हमने एक जमाना था जब हम नेतृत्व करते थे नॉन अलाइंड ब्लॉक का।
हमने नॉन अलाइंड शब्द हमको पसंद नहीं आता, क्योंकि कोई भी शब्द नेहरू जी से जुड़ा हो तो हमारे मोदी जी को पसंद नहीं आता है। तो हम मल्टी अलाइंड हो जाएंगे, हम मल्टी पोलर वर्ल्ड में चले जाएंगे, हम अपनी एक अलग पोल को अपना लेकर आएंगे। लेकिन दुनिया तो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी ना। पाकिस्तान ने बैलेंस किया अमेरिका को और चाइना को। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता है कि वो चाइना को भी प्रेम करता था, अमेरिका को प्रेम करता था, और अमेरिका इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग करने के लिए आता है। इससे बड़ी विफलता इंडिया के लिए कूटनीतिक रूप से और क्या हो सकती थी। हमें इसे इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान में मीटिंग फेल हुई। देखिए, मीटिंग्स फेल होती नहीं है, मीटिंग्स के अंदर कोई ना कोई एक आउटकम रहता है, एक आशा रहती है कि हम अगली मीटिंग में फिर से मिलेंगे। डिप्लोमेटिक टॉक्स ऐसी चलती हैं, स्टेज बाय स्टेज आता है उसके अंदर। एक टॉक के अंदर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, एक विश्वास पैदा होता है कि हम फिर से मिल सकते हैं, फिर से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़ी सफलता हासिल की। मुनीर को और शहबाज शरीफ को दुनिया में 10 में से 10 अंक मिले हैं। हमारा टीवी मीडिया क्या बोलता है उसको भूल जाइए, वो तो बेवकूफ लोग हैं सारे के सारे। ओपनली मैं कहूंगा, जिन्हें किस चीज की समझ नहीं है उनको। नहीं, मैं सहमत हूँ आपके साथ। हमारा जो मीडिया है वो कॉम्प्रोमाइज मीडिया है, बिक चुका है। उनको जो दिखाया जाता है देखते हैं, सुनाया जाता है सुनते हैं, समझाया जाता है समझते हैं। दे आर स्टूपिड पीपल, उनकी क्या बात करनी है, उनको समझ नहीं। अपनी वजह घुमा चुके हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना नैतिकता भी गवा चुके हैं, अपनी हर चीज को गवा चुके हैं वो लोग जी। तो कूटनीति के अंदर एक्चुअली भारत ने अपना स्थान गवाया, बहुत बड़ी एक लेवल पे गवा दिया। दुनिया हमको एक कूटनीतिक पावर के रूप में अब देख ही नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, कोई देश नहीं देख रहा है। हर आदमी देखता है कि यार इंडिया तो एक मार्केट है, चलो चलते, एक मंडी है, माल बिकेगा, माल बेचेंगे, वापस आ जाएंगे। एक मंडी से ज्यादा हमारी हैसियत कुछ नहीं है। कोई रही नहीं। अगर हमने अपनी कूटनीतिक पावर को फोरफीट कर दिया तो हम क्या करें उस पर, क्योंकि उसकी वजह हमारा नेता है, कोई और नहीं है। कमजोर भारत नहीं है, कमजोर भारत के नेता हैं जिनके अंदर वो नैतिक शक्ति नहीं कि आप खड़े हो सके। साहब, दुनिया में 2-3 मुल्क थे जिन्होंने इस सुपर पावर को चैलेंज किया। हमें सीखना चाहिए था ईरान से कि ईरान ने उस सुपर पावर को मिट्टी में मिला दिया साहब, उसके अहम को, उसके अहंकार को, उसके घमंड को। आज ये हाल है कि वो वहां से निकलना चाहता है और ईरान उसको निकलने नहीं दे रहा है। ईरान ने बताया कि मैं तेरे डॉलर की बिना जिंदा रह सकता हूं, तेरे पैसे के बिना जिंदा रह सकता हूं, मैं अपने आप पे जिंदा रह सकता हूं। ये खुददारी है पर्शिया की। अमेरिका के इस टूटते घमंड को, टूटते हुए निजाम को देखकर भी भारत फिर भी उसकी गोदी में जाकर बैठता है, तो मुझे शर्म आती है। और यहां पर अगर मेजर विक्ट्री अगर किसी की है तो चाइना की है। डिप्लोमेटिकली जो उसकी विक्ट्री आई है, इट्स ए जाइगेंटिक विक्ट्री इन डिप्लोमेटिक फील्ड। इट्स ए ह्यूज डाउनफॉल ऑफ अमेरिका। और अमेरिका की ये जो जितनी टेक कंपनियां हैं, एक ही कमी है कि इसके पास H200 चिप्स नहीं है चाइना के पास। ताइवान आ जाएगा ना, वो भी आ जाएगा साथ में, एक ही झटके में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि TSMC भी आएगा ना ताइवान के साथ में, तो अमेरिका के बराबरी हो जाएगी उसकी। तो वो पीछे जाने वाला नहीं है। लेकिन व्हाट वी हैव लॉस्ट इन लास्ट 10 years is something, its magnitude is pretty big, very huge. मुझे नहीं लगता कि हम इसको कभी फिर से वापस ला पाएंगे। डिप्लोमेटिक जो विक्ट्री होती है ना, वो एक साल में नहीं आती है, वो कई दशकों में उसको बिल्डअप करना पड़ता है। एक एक ईंट जोड़ करके महल बनता है, ऐसे नहीं बनता है। जैसे पुराने जमाने के महल ना 20-20, 30-30 साल लगते तब बनता था, वो डिप्लोमेसी होती है। डिसमेंटल तो एक दिन में किया जा सकता है बुलडोजर चला के, और मोदी जी ने वो किया। कभी कभी कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपको चीजों की समझ ना हो तो कम से कम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लो कि भाई उन्होंने ये इमारत कैसे बनाई थी। लेकिन इनको लगता है कि दूसरों से पूछना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना, क्योंकि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। और जो सबसे बुद्धिमान अपने आप को क्लेम करते हैं वही अल्टीमेटली गिरते हैं, और तो कोई गिरता नहीं। बिल्कुल। आज हमारी जो डिप्लोमेटिक कंगाली है या डिफीट है पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने आप पे चिंता का विषय होना चाहिए सब लोगों के लिए, क्योंकि हमको हथकड़ियां बेड़ियां में उठाकर भेजा जाता है। चीनी लोगों को नहीं भेजा जाता साहब, ना। हमें होंडुरास और ग्वाटेमाला के साथ इक्विवेलेंट रखा जाता है। हमें कोई पूछता तक नहीं है। हमारे क्वाड को दफन कर दिया साहब पिछले 2 दिन पहले इस ट्रंप साहब ने, कि मुझे अब क्वाड की जरूरत नहीं है, क्वाड तो एंटी चाइना ग्रुप था, मुझे अब इसकी जरूरत भी नहीं है। तो क्वाड, मैं तो वैसे भी क्वाड के खिलाफ था,
ये तो कॉफी टेबल था, बेसिकली जाते चाय पानी पीने का, बर्गर खाने का, वापस आ जाने का, कुछ नहीं किया इन्होंने आज तक सिवाय इसके। और क्वेड मर गया, अच्छा हो गया, दफन हो गया, ये भी अच्छा हो गया, लेकिन हमको मिला क्या? हम ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाते रह गए जिसका कोई फायदा नहीं था। हम बेवकूफी के अंदर सऊदी से दुश्मनी ले रहे हैं, मालूम है आपको? I2U2 के द्वारा हमने सऊदी से दुश्मनी ले ली है। सऊदी को पता लग गया कि इंडिया यूएई के साथ खड़ा है। हमें पता है कि यूएई और सऊदी आपस में राइवल्स हैं, बड़े राइवल्स हैं, और ये राइवलरी इनकी आपस में सिर्फ गल्फ से नहीं निकल रही है, ये यमन से भी निकल रही है, साउथ सूडान से भी निकल रही है, और वहां पे यूएई को पीछे हटना पड़ा है। इस चक्कर में सारा का सारा मसला हमने बिगाड़ दिया। आज सऊदी हमसे नाराज होने की स्थिति में पैदा हो गया। मैं आपको बताऊं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि अभी उठे और आप पहले यूए में जा रहे हो, उसके साथ हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, हम हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। तो फिर ईरान को क्या जवाब है कि हम हर परिस्थिति में आपके खिलाफ खड़े हैं? ये जो सटल संदेश होते हैं ना, दिनेश जी, समिंग अप में क्या हम ये कह सकते हैं कि गत अगर 10 साल में देखें तो विदेश नीति के मामले में हमने हर मोर्चे पे मार खाई है। पाकिस्तान ने एक अपना कद बढ़ाया ही नहीं है, अपनी पोजीशन पुनर्स्थापित की है। हमने कुछ दुश्मनियां ऐसी खड़ी की है जो इस देश के हित में नहीं है, जैसे सऊदी अरब और ईरान, और कुल मिला के अमेरिका की भी कोई इज्जत आबरू बढ़ी नहीं है, उनकी भी इज्जत किरकिरी हुई है। ऐसे माहौल में कोई अगम्य, जानते नहीं हम क्यों ये हो रहा है, मगर हम जैसे अमेरिका कहता है करते हैं, और अपना खुद का अस्तित्व जैसे हमने गिरवे रख दिया है अमेरिका के पास। इस तरह की परिस्थिति में हमने अपनी विदेश नीति, जो सालों की मेहनत का परिणाम थी, उसको मिट्टी में मिला दिया है। ये हम कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप सहमत हो तो। 100% हमने दरअसल एक बूढ़े घोड़े पे दांव लगा दिया। सामने उगता सूरज था, हमने उस पर दांव नहीं लगाया। कमाल की बात। हमें समझ में नहीं आया कि ये यूरोप और अमेरिका धीरे धीरे इनकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। उसके सामने वक्त था कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, अपना प्रोग्रेस जो होता है ना उसको बढ़ाओ। लेकिन हम सोचते रहे कि उनके साथ अलाइन करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। जो खुद कमजोर हो रहे हैं वो आपको शक्ति कहां से देंगे? आज अमेरिका डिप्लोमेटिकली कमजोर हो रहा है, इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है, वो आपकी शक्ति कैसे बनेगा? और उसके साथ बनने का दुष्परिणाम देखिए, आज रुपया कहां लुढ़क रहा है। हम यूरोप के साथ अलाइन होना चाहते हैं, जरूर करिए, अच्छी बात है, लेकिन यूरोप को तो ऑलरेडी एक डेड कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। आपको वहां से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी साहब। आप अपने आप पे एक शक्ति थी, आपके पास युवा वर्ग था, आपके पास हुनर है, लेकिन आप शायद प्रोडक्शन ही नहीं करना चाहते, आप उसका यूज ही नहीं करना चाहते। धन्यवाद। हमने तो अपने दाव बूढ़े घोड़ों पे लगा दिए, गलत घोड़ों पे लगा दिए, तो हम जीतेंगे कहां से? पाकिस्तान ना, क्या कहूं उसके बारे में, पाकिस्तान अपने पत्ते अच्छे फेंक रहा है, उसको सफलताएं मिल रही है। भले ही वो गरीब है, वो गुर्बत में है, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसकी विक्ट्रीज बहुत बड़ी हैं, हमें मानना पड़ेगा। और उसको ये पता है कि चीन और अमेरिका को दोस्त बनाकर कैसे रखना है। हम तो लोगों को ना दोस्त बना पाए, ना दुश्मन। हम दिनेश जी, पंक्तियां याद आती है मुझे, वो पुराने गाने की है, सपने झड़े फूल से, गीत चुभे शूल से, और हम खरे खरे बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गबार देखते रहे, गबार नीरज की एवरग्रीन पंक्तियां हैं, कारवां गुजर गया गबार देखते रहे। तो हम बस वही, हम पैसेंजर बन के रह गए। और धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अरसे के बाद आपका हमारे साथ साक्षात्कार हुआ, आपने समय निकाला, आपकी अति व्यस्त समय सारिणी में से भी। खूब खूब शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।